हम चलते हैं नए टॉपिक पर विच इज पावर्टी लाइन एंड एज आई हैव रिटन हेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माइंड इट एक्चुअली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके। तो चलिए इसको समझते हैं। ये टॉपिक क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट है इससे बनने वाला हर क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने इसलिए कोशिश की है कि आपको हर एस्पेक्ट से इस टॉपिक को समझाऊं। ओके ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर्टी लाइन की डेफिनेशन से समझते हैं पावर्टी लाइन होती क्या है। मैं आपको पहले सिंपल शब्दों में समझाती हूँ, फिर बुक में जो डेफिनेशन लिखी है वो पढ़ेंगे। पावर्टी लाइन ना बेसिकली हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है, कुछ चीजें हम यूज करेंगे जिसके बेसिस पर हम एक तरीके की लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि अगर इतना है तो अगर इससे ऊपर है तो वो इंसान पुअर नहीं है, अगर इस लेवल से नीचे है तो वो इंसान पुअर है। अब वो लेवल हम सेट कैसे करते हैं, वो लाइन, उसी लाइन को पावर्टी लाइन कहा गया। यानी कि पावर्टी लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके बेसिस पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि कोई इंसान पुअर की कैटेगरी में आता है, ठीक है, या नहीं आता है। अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इट इज अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पावर्टी, ठीक है, तो पावर्टी को मेजर करने के लिए यूज किया जाने वाला ये मेथड है। अब हमने कहा ये पावर्टी लाइन है। अब इस पावर्टी लाइन को हम डिसाइड कैसे करेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई इंसान पुअर है या पुअर नहीं है। इसके लिए हम यूज करते हैं कि हम किस पर फोकस करते हैं देखने के लिए, या तो उस इंसान का इनकम लेवल देखते हैं हम लोग, या फिर हम उसका कंजम्पशन लेवल, दो तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर उस इंसान का, अगर हम इनकम लेवल के बेसिस पर देख रहे हैं मान लीजिए, तो अगर उस इंसान के जो सेट किया गया है कि इतना इनकम लेवल होना चाहिए, तो अगर उससे ज़्यादा है तो वो पुअर की कैटेगरी में नहीं आएगा, कम है तो ही कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पुअर। सेम वे में एक कंजम्पशन लेवल सेट किया गया है, अगर उससे ऊपर तो नहीं है पुअर, उससे नीचे तो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पुअर। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डिफाइन पावर्टी लाइन, तो आप ये डेफिनेशन, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखी है आपके लिए येलो कलर से, इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको पावर्टी लाइन क्लियर हो गई होगी। एक ऐसा मेथड है जिसको हम यूज करते हैं पावर्टी को मेजर करने के लिए। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, पावर्टी लाइन किस चीज पर बेस्ड होती है, हम इसको ये बेस्ड होती है या तो इनकम लेवल पर या कंजम्पशन लेवल पर। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक आती है, क्या सारी कंट्रीज में पावर्टी लाइन सेम होती है, और क्या हर एक बार अगर सेट कर दी तो क्या पावर्टी लाइन ऐसे ही चलती जाती है। देखिए, पावर्टी लाइन हर कंट्री के लिए अलग होती है एंड टाइम टू टाइम ये पावर्टी लाइन को भी चेंज किया जाता है। क्यों किया जाता है मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले पावर्टी लाइन कंट्री टू कंट्री वेरी क्यों करती है। देखिए, हर कंट्री में जो लोग रहते हैं उनका इनकम लेवल डिफरेंट होता है, ठीक है। अब सारी कंट्रियां सेम तो नहीं है, कुछ में अलग लोग हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनकम लेवल, सिचुएशन अलग होगी। इंडिया है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट लेवल, लोग, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीज़ें, मतलब कि आप अगर पूरी इकोनॉमी को देखें तो वो अलग होगी। तो इसीलिए हर कंट्री अपनी सिनेरियो के हिसाब से पावर्टी लाइन सेट करती है, ठीक है। मैं यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development। अपने लेवल के हिसाब से हर कंट्री अपनी पावर्टी लाइन को सेट करती है। इंडिया ने अपनी की है, यूएस ने अपनी की है, और कंट्रीज ने अपनी कर रखी है। फाइन। अब टाइम टू टाइम की बात करें हम, तो पावर्टी लाइन टाइम टू टाइम भी वेरी कर सकती है। पावर्टी लाइन में वेरी विद टाइम, मैंने प्लेस का समझा दिया, टाइम टू टाइम वेरी क्यों करेगी। देखिए, अगर एक कंट्री है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो डेवलप करेगी, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे टाइम टू टाइम। मान लीजिए पहले वहाँ पर इलिटरेसी ज़्यादा होती थी तो लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर में थे, लेकिन विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग ज़्यादा अवेयर हुए, वो पढ़ने लग गए, तो अब कुछ लोग बेटर जॉब्स में भी चले गए। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम क्या हो रही है, लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, उस कंट्री में थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है, तो पावर्टी लाइन को भी उसी अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए पावर्टी लाइन टाइम टू टाइम भी वेरी करती है एंड प्लेस टू प्लेस भी वेरी करती है। दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं, हम लोगों ने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो
पावर्टी लाइन है वो बेस्ड हो सकती है या तो इनकम पर या फिर कंजम्पशन पर। तो पहले हम बात करेंगे पावर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन लेवल। मतलब कि जब हम पावर्टी लाइन को सेट कर रहे हैं कंजम्पशन लेवल के बेसिस पर, तो वो क्या लेवल है जिस पे अगर कोई इंसान होगा तो हम कहेंगे कि ये पुअर है या नहीं है, वो समझते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन लेवल की। ठीक है, जब हम कंजम्पशन लेवल के बेसिस पर पावर्टी लाइन को सेट करते हैं तो कंजम्पशन लेवल में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं देखने के लिए? कैलोरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, कैलोरीज आपको जैसे पता ही है हमें फूड आइटम्स से मिलते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो है कैलोरी रिक्वायरमेंट। कैलोरी रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होती है? फूड आइटम्स से। और जो कैलोरी है, किसी को कितनी कैलोरी चाहिए ये डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो किस टाइप का काम करता है। ठीक है, जो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव जॉब्स में लगे हैं ऑब्वियसली उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये वेरी करती है। क्यों वेरी करती है ये आप ऑलरेडी इतना समझ पा रहे होंगे आई गेस। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब वो हम सेट कैसे कर रहे हैं? देखिए, हमने कहा कि पावर्टी लाइन सेट कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन लेवल। अब कंजम्पशन लेवल में हम लोगों ने क्या लिया? कैलोरी रिक्वायरमेंट को। कैलोरी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हमने क्या कहा कि अगर हम पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? रूरल एरियाज की। ओके, तो पहले अगर मैं बात करूँ किसके? रूरल एरियाज के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो रूरल एरिया में अगर कोई पर्सन 2400 कैलोरीज पर डे कंज्यूम कर रहा है, उस इतनी कैलोरी इनटेक कर रहा है वो, एंड साथ ही साथ अगर अर्बन एरियाज के बारे में बात की जाए तो अगर अर्बन एरियाज में कोई पर्सन 2100 कैलोरीज पर डे कंज्यूम कर पा रहा है, इतनी इनटेक है उसकी, तो वो पर्सन पुअर नहीं होगा। ये हमने लाइन सेट कर दी, मतलब जो इतना इनटेक कर पा रहे हैं कैलोरी का वो पावर्टी से ऊपर है, वो पुअर नहीं कहलाएंगे। और अगर इससे नीचे है तो वो पुअर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज लिखिए, द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे पर है, ये पर डे के बेसिस पर रूरल एरियाज में, एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो ये वो लेवल सेट किया गया है जिसके बेसिस पर ये वो पावर्टी लाइन सेट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन लेवल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूरल एरियाज में कितना कैलोरी रिक्वायरमेंट है एंड अर्बन एरियाज में कितना है। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे, अर्बन एरियाज में कैलोरी रिक्वायरमेंट सिर्फ 2100 है, 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे है, जबकि रूरल एरियाज में कैलोरी रिक्वायरमेंट 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे है। तो द क्वेश्चन अराइजेस, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर कर आपको समझाने की कोशिश की है, दैट व्हाई कैलोरीज रिक्वायरमेंट इज मोर इन रूरल एरियाज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। अगर आप थोड़ा सा फोकस कर कर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो रूरल एरियाज में लोग होते हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादातर इस तरीके के काम में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट जो सेट किया गया है वो ज़्यादा किया गया है कंपेयर टू अर्बन एरियाज। दैट इज़ द ओनली रीज़न जो ये ग्रीन पोर्शन से हाईलाइटेड है, कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आप ये लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा मेथड भी था जिसके बेसिस पे पावर्टी लाइन को सेट किया गया था, और दूसरा मेथड है इनकम लेवल। ठीक है, कि इनकम का लेवल क्या है। अब देखिए, इनकम लेवल को समझते हैं हम लोग। तो ये हमने जो फर्स्ट मेथड पढ़ा इसमें हमने कैलोरी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करी। कैलोरी रिक्वायरमेंट, तो कैलोरीज हमें कहाँ से मिलती है? फूड से, फूड आइटम से। ठीक है, डिफरेंट आइटम से। अब इन आइटम्स को खरीदने के लिए कुछ पैसा लगता है, राइट? तो अगर हम जो ये आइटम्स हैं इनको इनकी प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक आइटम है उसकी जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे ही हर आइटम को अगर उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलता है? मॉनिटरी एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हमारा कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है,
ठीक है। तो हमने मान लीजिए हमारा जो कैलोरी रिक्वायरमेंट था उसमें एक्स वाई जेड इतने सारे आइटम्स थे। अब एक्स की कुछ प्राइस होगी, वाई की कुछ प्राइस होगी, जेड की कुछ प्राइस होगी। तो जब हमने इन सबको आपस में इनकी प्राइजेस से मल्टीप्लाई कर कर सम कर दिया तो हमें मिल गया हमारा मॉनेटरी एक्सपेंडिचर। यही रिटर्न है द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरी रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन एक्सेट्रा। और ये पीरियोडिकली भी रिवाइज होता रहता है क्योंकि जो प्राइजेस हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज होंगी। ठीक है। तो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर अपने आप टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगा। अब हम आते हैं मेन चीज पर, ये तो सिर्फ आपको समझाया गया था मॉनेटरी एक्सपेंडिचर के बारे में। अब जैसे कंजम्पशन लेवल में हमने 2100 एंड 2400 सेट किया था अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया के लिए रिस्पेक्टिवली। अब इनकम लेवल क्या सेट किया गया है, ये कहा गया है रूरल एरियाज के लिए ₹816 पर मंथ। याद रखिएगा कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे था। यहाँ पर इनकम ₹816 पर मंथ रूरल एरियाज में, जबकि अर्बन एरियाज में 1000। ठीक है। तो मैं अगर आपके लिए इस चीज़ को समराइज कर दूं तो हम लोगों ने रूरल के लिए कितना पढ़ा है, रूरल के लिए है 816 पर मंथ। सेम वे में अगर अर्बन के बारे में बात करें तो 1000 पर मंथ। तो इतना पैसा अगर वो कमा पा रहे हैं, अगर उनकी इनकम का लेवल ये है तो। ठीक है, रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों ये पिछले केस में क्या था कि कैलोरी रिक्वायरमेंट रूरल एरियाज में ज़्यादा थी, अर्बन में कम रखी गई थी। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इनकम लेवल सेट किया गया है, जब हम पावर्टी लाइन को ऑन द बेसिस ऑफ इनकम देख रहे हैं तो जो इनकम लेवल सेट किया गया है अर्बन एरियाज के लिए वो 1000 है, जबकि रूरल एरियाज के लिए सिर्फ 816 है। तो दोबारा एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई द अमाउंट डिसाइडेड टू डिटरमाइन द पावर्टी लाइन इज हायर इन अर्बन एरियाज कंपेयर टू रूरल। समझने की कोशिश करेंगे अगर आप सिंपली भी तो भी समझ आ जाएगा, क्योंकि अर्बन एरियाज में जो चीज़ों के दाम होते हैं वो अक्सर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो इनकम लेवल सेट किया गया है पावर्टी लाइन को अगर हम उस इनकम लेवल के थ्रू समझें तो वो अर्बन एरियाज के लिए ज़्यादा है एंड रूरल एरियाज के लिए कम है। आई होप आपको ये दोनों ही समझ आ गए होंगे कि एक था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन लेवल, जिसमें आपको मेनली यही याद रखना है कि 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे रूरल एरियाज में, 2100 पर पर्सन पर डे अर्बन एरियाज में। और एक में ज़्यादा और दूसरे में कम क्यों है, ये रीज़न मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। सेम वे में अगर हम इनकम लेवल पर देखें तो 816 रूरल एरियाज के लिए एंड ₹1000 अर्बन एरियाज के लिए। और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया कि अर्बन में ज़्यादा और रूरल में कम क्यों है। ठीक है, आगे इन्होंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश की है कि पावर्टी लाइन एक्चुअल में कैसे डिसाइड होती है। हमने मेथड्स पढ़े, एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर्स हैं एंड 5 के पांचों मेंबर्स अर्निंग है। ये लोग अगर ये पहला केस हम समझते हैं कि मान लीजिए 5 के 5 मेंबर्स रूरल एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो रूरल एरिया के लिए हम लोगों ने क्या इनकम लेवल बोला था, 816। तो अगर 816 रूरल एरिया के लिए हम लोगों ने सेट किया था और मेंबर्स कितने हैं फैमिली में, 5। तो अगर हम इनकी इनकम देखें तो इनकी मंथली इनकम कितनी होगी, 4080। ठीक है, तो अगर वो फैमिली 4080 पर मंथ कमा रही है तो यानी कि वो अबव पावर्टी लाइन है, क्योंकि हर इंसान 816 जो कि सेट लेवल है उतना कमा ले रहा है। और यही अगर हम बोले कि वो फैमिली अर्बन एरिया में रहती है तो अर्बन एरिया के लिए कितना था मिनिमम लेवल, ₹1000। तो अगर 5 मेंबर्स है तो वो कितना अर्न करें, ₹5000 पर मंथ, राइट। तो ये भी वो बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं कि ₹1000 पर मंथ जो अर्बन एरियाज के लिए थी, तो ये भी अबव द पावर्टी लाइन हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये टॉपिक आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, बट आई होप आपको क्लियर हो। अगर समराइज कर दूं मैं इसको आपके लिए एक बारी, तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। हमने यहाँ पर पढ़ी है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशन के बाद हमने बात करी कि अगर हम पावर्टी लाइन को कंजम्पशन लेवल पर के बेसिस पर देखें तो ये सेट लेवल है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। और सेम वे में अगर हम इनकम लेवल के बेसिस पर देखें तो ये है। फिर आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है।
ओके, तो सिंपल सी चीज ये है कि ये जो लेवल सेट कर रखा है, दोनों ही मेथड्स के थ्रू अगर हम देखें तो एक लेवल सेट कर दिया है, अगर उससे ऊपर तो पुअर नहीं कहलाएंगे, इफ बिलो दैट तो वो कहलाएंगे पुअर। ठीक है, तो ये है वो पावर्टी लाइन। एक लाइन आप ऐसे इमेजिन कर कर समझ सकते हैं, पावर्टी लाइन एक ऐसी लाइन है जिसको एक कुछ बेसिस लेकर, जैसे कि कंजम्पशन लेवल का या इनकम लेवल का बेस लेकर उसको सेट कर दिया। अब जो लोग उसको फुलफिल कर पा रहे हैं तो वो उससे ऊपर है, यानी कि तो वो पुअर नहीं है, उससे नीचे तो वो पुअर कहला रहे हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक के एंड में आपको क्या बता रखा है, देखिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बता रखा है कि इंडिया में जो पावर्टी लाइन है उसको कौन सेट करता है, मतलब कि उसको सेट करने के लिए क्या किया जाता है। तो यहाँ पर पावर्टी लाइन को सेट करने का काम करता है एनएसएसओ। ठीक है, तो एनएसएसओ यहाँ पर क्या करता है, एनएसएसओ कुछ सर्वे करवाता है। ठीक है, अब सर्वे के बेसिस पर कुछ इंफॉर्मेशन मिलती होगी, जैसे कि क्या कंजम्पशन लेवल है, कितनी इनकम है, जो भी वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसके बेसिस पर वो पावर्टी लाइन को सेट करते हैं। तो इंडिया में ये काम कौन कर रहा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट एनएसएसओ। ठीक है, अब अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें, देखिए इंडिया के लिए एनएसएसओ ने कर दिया, अब वर्ल्ड में तो काफी सारी कंट्रीज हैं, तो वर्ल्ड लेवल पर जो ये काम करता है वो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक याद रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो पावर्टी लाइन सेट कर रखी है, तो जैसे इंडिया ने इन दोनों बेसिस का यूज कर कर जो पावर्टी लाइन सेट की थी वो हमने पढ़ी, सेम वे में किसी और कंट्री ने कुछ और कर रखी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक पावर्टी लाइन सेट कर रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पर कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक ने जो पावर्टी लाइन सेट करी है, दैट इज वो उन्होंने सेट करी है $1.90 पर पर्सन पर डे। आप इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है और इससे रिलेटेड अभी हम आगे भी कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल के लिए वर्ल्ड बैंक ने सेट कर दी पावर्टी लाइन, इंडिया के लिए क्या है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ये जो मैंने आपको दो पढ़ाई, कंजम्पशन लेवल एंड इनकम लेवल के, इंडिया के लिए है, बाकी कंट्रीज के लिए नहीं है। और पूरे वर्ल्ड लेवल के लिए इसने सेट कर दिया वर्ल्ड बैंक ने $1.90 पर पर्सन पर डे। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे पावर्टी एस्टिमेट्स के बारे में। पावर्टी एस्टिमेट्स में क्या समझाया गया है, कुछ पावर्टी से रिलेटेड डेटा के बारे में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है पावर्टी रेशियो के बारे में। ओके, पावर्टी रेशियो के बारे में यहाँ बात की गई है। पावर्टी रेशियो क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, यानी कि ये कम हुआ है। अब ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 1993-94 के टाइम पर पावर्टी रेशियो कुछ 45% था इंडिया में, लेकिन 2004-5 के टाइम पर ये 37.2% तक पहुंच गया, यानी कि डिक्लाइन आया पावर्टी रेशियो में। तो अब सेकेंडली हम अगर देखें प्रपोर्शन ऑफ पीपल, तो जो प्रपोर्शन ऑफ पीपल यानी कि जो परसेंटेज ऑफ पीपल पावर्टी लाइन के नीचे थे, ठीक है, बिलो पावर्टी लाइन थे, वो 22% थे इन 2011-12, इसमें भी डिक्लाइन हुआ। ओके, देन ये कहा गया है कि अगर जिस तरीके से जो ट्रेंड है अगर वो कंटिन्यू करे, तो जो लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं, बिलो पावर्टी लाइन है, वो कमिंग ईयर्स में और भी ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो वी कैन रीच टू और कम डाउन टू लेस देन 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। देन अगर नंबर ऑफ पुअर के बारे में बात करें, यानी कि बाय नंबर्स देखा जाए, एग्जैक्टली अगर हम परसेंटेज ना देखते हुए एग्जैक्ट नंबर्स पे फोकस करें कि कितने लोग पुअर थे, तो उसमें भी एक डिक्लाइन आया है। 2004-5 के टाइम पर ये 407 मिलियन लोग थे जो बिलो पावर्टी लाइन थे, लेकिन 2011-12 में ये 270 मिलियन हो गए, यानी कि एक फॉल आया है। और अगर हम एवरेज एनुअल डिक्लाइन के बारे में बात करें कि एनुअली एवरेज लेवल पर कितना डिक्लाइन हुआ, तो ये 2.2 परसेंटेज पॉइंट्स का रहा। तो यहाँ पर सिर्फ आपसे पावर्टी के कुछ एस्टिमेट्स के बारे में बात की गई है, और इन सबको पढ़कर हमें यही समझ आता है कि ओवर द पीरियड जो पावर्टी है उसमें फॉल आ रहा है, इंडिया में पावर्टी कम हो रही है ग्रेजुअली, लेकिन जो डिजायर्ड लेवल है अभी तक हम उस पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन ओवर द टाइम कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है, ये एस्टिमेट्स भी यही शो कर रहे हैं। मूविंग नेक्स्ट,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स में व्हाट इज एक्सप्लेन टू यू इज कि पावर्टी लाइन जो हमारी है इंडिया में, जिसके बारे में हम अभी अभी पढ़ कर आए, उसके नीचे बिलो पावर्टी लाइन काफी सारे लोग आते हैं, राइट? लेकिन उन पुअर लोगों में से भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो पावर्टी की वजह से ज्यादा इम्पैक्टेड है, यानी कि वो उन पुअर्स में से भी और ज्यादा वल्नरेबल है। उन पे जो पावर्टी का इम्पैक्ट है वो जितने पुअर लोग हैं उनमें से भी उन पर ज्यादा है, यानी कि वो वल्नरेबल है। ठीक है, तो यही चीज रिटर्न है, द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पावर्टी लाइन इज नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। पुअर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वल्नरेबल है, ज्यादा वल्नरेबल है। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर दो चीजें बोली गई हैं। एक, अगर हम सोशल ग्रुप्स में के बेसिस पर देखें, अगर हम पहले पिक करें सोशल ग्रुप्स, तो उनमें कौन से ज्यादा वल्नरेबल है, और अगर हम फिर इकोनॉमिक कैटेगरीज को पिक कर कर समझें तो उनमें कौन वल्नरेबल है। ठीक है, तो पहले हम सोशल ग्रुप्स को देखते हैं, जैसा कि मैंने आपके लिए मार्क कर रखा है कि फर्स्टली हम लोग सोशल ग्रुप में देखेंगे। तो सोशल ग्रुप में जो मोस्ट वल्नरेबल टू पावर्टी है वो कौन है? स्केड्यूल्ड कास्ट एंड जो स्केड्यूल्ड ट्राइब वाले हाउस होल्ड हैं वो। ठीक है, यानी कि बाकी लोग भी पुअर हैं, लेकिन बिलो पावर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनमें से भी अगर हम सोशल ग्रुप के बेसिस पर देखें तो जो स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब वाले हाउस होल्ड हैं वो पावर्टी को ज्यादा वल्नरेबल हैं, दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू पावर्टी। ठीक है, यानी कि इन पे जो इम्पैक्ट है पावर्टी का वो बाकी लोगों में से भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब अगर मैं इकोनॉमिक ग्रुप्स के बेसिस पर देखूं, एज आई हैव मार्क्ड कि अगर हम सेकंड पॉइंट समझें इकोनॉमिक ग्रुप्स के बेसिस पर, हम देखें कि कौन वल्नरेबल है टू पावर्टी, तो कौन है वो लोग? वो है रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड। ठीक है, यानी कि जो गांव में एग्रीकल्चरल लेबर है वो वाले लोग, एंड साथ ही साथ जो अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड है वो लोग इकोनॉमिक ग्रुप्स में हम देखें तो वो मोस्ट वल्नरेबल टू पावर्टी है। ठीक है, आई होप आपको वल्नरेबल ग्रुप्स का मतलब समझ में आया होगा, और साथ ही साथ जो हमने दो बेसिस देखे, एक सोशल ग्रुप्स में कौन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, एससी एंड एसटी हाउस होल्ड, एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स में रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो उसी ग्राफ को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं आपको ग्राफ के थ्रू ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये ग्राफ और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सेम ही है। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए कि जो एसटी कैटेगरी है उससे कुछ 100 लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उन 100 लोगों में से जो 43 ऐसे लोग हैं जो क्या है, पुअर है। ओके, सेम वे में अगर स्केड्यूल्ड कास्ट से टोटल 100 लोग बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें से 29 जो है वो पुअर की कैटेगरी में आ रहे हैं। सेम वे में अगर कैजुअल लेबर फार्म की कैटेगरी में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, तो उनमें से 34 लोग 34 पीपल ऐसे हैं जो पुअर कैटेगरी में आ रहे हैं। सेम वे में कैजुअल लेबर नॉन फार्म अर्बन में भी। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीजें ली गई हैं, वही चार लिए गए हैं। यहाँ पर कौन से चार लिए गए जो हमने ऊपर पढ़े थे? हम लोगों ने सोशल ग्रुप्स के बेसिस पर देखा था कि मोस्ट वल्नरेबल टू पावर्टी कौन थी, स्केड्यूल्ड ट्राइब एंड स्केड्यूल्ड कास्ट। इकोनॉमिक ग्रुप्स के बेसिस पर हमने देखा था रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड, तो वो यहाँ पर लिया गया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड देखा था, वो यहाँ पर लिया गया है। तो ग्राफ के थ्रू आपको बस यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि 100 में से 43 एसटी हाउस होल्ड ऐसे हैं जो पुअर हैं। सेम वे में एससी में भी, सेम वे में कैजुअल लेबर फार्म में भी, सेम वे में कैजुअल लेबर नॉन फार्म में भी। और ये जो मिडिल में ये जो ग्राफ बना रखा है इसके थ्रू आपको क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एवरेज इंडियन पावर्टी रेशियो है, ये तो हम लोगों ने हर कैटेगरी के लिए पढ़ लिया। अगर हम एवरेज देखें इंडिया में पावर्टी रेशियो दैट इज 22%। तो आप एक चीज यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि जो एवरेज है उससे भी ज्यादा हर इस कैटेगरी में है।
इससे पता क्या चल रहा है, देखिए एवरेज तो 22 आया कि एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो 22% आ गया, लेकिन इन ग्रुप्स को वल्नरेबल कह रहे हैं। तो ये आप इस ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि एक्चुअल में वल्नरेबल क्यों है, क्योंकि इनका जो परसेंटेज है वो एवरेज जो है इंडिया का उससे भी ज्यादा है। एवरेज 22 है, लेकिन अगर एसटी में देखें तो 43% लोग पुअर है, एससी में 29%, कैजुअल में 34, कैजुअल लेबर अर्बन में भी 34। तो यानी कि क्योंकि इनका एवरेज इंडियन एवरेज से भी ज्यादा जा रहा है, इसीलिए ये वल्नरेबल है। ओके, तो यहाँ पर आपको यही एक्सप्लेन किया गया था। अब इस टॉपिक का जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें बात की गई है एक डबल डिसएडवांटेज के बारे में। डबल डिसएडवांटेज का मतलब क्या है कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, एक तो उनको क्या फेस करना पड़ रहा है कि वो लैंडलेस है, उनके पास लैंड नहीं है। ओके, एंड साथ ही साथ वो एक ऐसे सोशल ग्रुप से, जो सोशल ग्रुप्स हमने पढ़े स्केड्यूल्ड कास्ट या फिर स्केड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो इसकी वजह से उनकी सिचुएशन और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। क्यों सीरियस हो रही है, डबल डिसएडवांटेज इसको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तो लैंडलेस है, लैंड भी नहीं है उनके पास, साथ ही साथ पुअर्स में भी वो वल्नरेबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन में भी वो वल्नरेबल ग्रुप का पार्ट है, एंड साथ ही साथ उनके पास लैंड भी नहीं है, तो इसीलिए वो डबल डिसएडवांटेज फेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डबल डिसएडवांटेज के बारे में यही बता रखा है। ओके, अब हम आगे समझते हैं। यहाँ पर आपको कुछ डेटा दे रखा है जिसमें ये बताया गया है कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़कर आए वल्नरेबल ग्रुप्स में। हमने पढ़े थे स्केड्यूल्ड कास्ट, ओके, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर एंड अर्बन कैजुअल लेबर, जिनको हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रुप के पार्ट में पढ़ा था। तो ये बताया गया है कि ये जो तीन है, इन तीन ग्रुप्स में तो डिक्लाइन आया है पावर्टी में, लेकिन जो स्केड्यूल्ड ट्राइब है वो भी एक वल्नरेबल ग्रुप ही है, इसमें कोई डिक्लाइन नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ उसी चीज के बारे में बताया गया कि स्केड्यूल ट्राइब में कोई डिक्लाइन नहीं आया ओवर द टाइम, इनका जो पावर्टी रेशियो रहा है उसमें, लेकिन बाकी के जो तीन वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनमें जो पावर्टी लेवल था उसमें डिक्लाइन आया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज समझाई गई है कि हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स तो पढ़ लिए जो वल्नरेबल होते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो इनकम इनइक्वालिटी है उसके बारे में कुछ समझा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो इनकम इनइक्वालिटी है वो विद इन अ फैमिली भी होती है। जैसे हमने अभी बोला कि पावर्टी लाइन से जो नीचे लोग हैं उनमें से भी कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं पावर्टी की वजह से। ठीक है, उनकी सिचुएशन ज्यादा सीरियस है। लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के बारे में बात की गई है कि एक फैमिली में भी जरूरी नहीं है जितने मेंबर्स हैं उनकी इनकम सेम हो। ओके, इसी से रिलेटेड अभी हम एक एग्जांपल भी पढ़ेंगे। ये आपको जो स्टोरी दिखा रखी है शिवरमन की, इनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो उससे आपको ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है दैट ऑल्सो एग्जिस्ट विद इन अ फैमिली। ठीक है, चलिए तो हम शिवरमन की स्टोरी को समझते हैं, यहाँ से भी आपको काफी ज्यादा पॉइंट्स समझने को मिलेंगे। सबसे पहले ये एक स्टोरी है शिवरमन की। शिवरमन कौन है, ये एक स्मॉल विलेज में रहते हैं। कहाँ पर, जो पास में है किसके, एक करूर नाम का टाउन है उसके पास में एक विलेज में रहते हैं। अब करूर जिस टाउन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जिसके पास इनका विलेज है, वो किस चीज के लिए फेमस है, ये फेमस है हैंडलूम के लिए एंड पावरलूम फैब्रिक्स के लिए। अब इस विलेज में जिसका ये पार्ट है उसमें कितनी फैमिलीज रहती हैं, 100 फैमिलीज रहती हैं। अगर शिवरमन के बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो बाय कास्ट जो उनका ऑक्यूपेशन रहा है वो कॉबलर का रहा है। ठीक है, लेकिन अब वो क्या काम करते हैं, वो एक एग्रीकल्चरल लेबरर के तौर पर काम करते हैं कि दूसरों के फील्ड्स में काम करते हैं, और उनको कितने रुपए मिल जाते हैं इस काम के बदले, ₹160 पर डे। ठीक है, तो ये जो ₹160 अर्न कर पाते हैं ये भी पूरे साल भर नहीं कमा पाते हैं, कुछ 5 to 6 मंथ्स ही ऐसे होते हैं जब इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, काम करने को मिलता है, और तभी ये अर्न कर पाते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी के टाइम पर ये कुछ और काम करते हैं शहर वगैरह जाकर। ओके, जिस टाउन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी, करूर टाउन। ओके, तो वहां जाकर भी कई बारी बाकी टाइम में काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनकी वाइफ है शशिकला, वो भी काम करती हैं, लेकिन उनको काम हमेशा नहीं मिलता। शी कैन रियरली फाइंड वर्क, और अगर उनको कभी काम मिल भी जाता है तो वो काम करने के बदले उनको सिर्फ ₹100 मिलते हैं।
लेकिन जब वही काम इनके हस्बैंड शिवरमन करते हैं तो उनको उसी काम के लिए ₹160 पे किए जा रहे हैं। तो इसी पॉइंट के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एक फैमिली में भी एग्जिस्ट करती है। सेम काम के लिए शिवरमन को पे किए जा रहे हैं 160, लेकिन उसी काम के लिए उनकी वाइफ शशिकला को पे किए जा रहे हैं ₹100 पर डे। ओके, तो यहाँ पर उसी इनइक्वालिटी को शो किया गया है कि कई बार जो फीमेल वर्कर्स होती हैं उनको उनके मेल काउंटर पार्ट से कंपैरिजन में कम पे किया जाता है, जबकि काम सेम होता है। ठीक है, मूविंग अहेड, इनकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, शिवरमन की एक 65 इयर्स ओल्ड विडोड मदर है जो कि क्या है, बीमार है। उसके साथ ही साथ उनकी एक अनमैरिड सिस्टर है 25 इयर्स की। उनके 4 बच्चे हैं 1 ईयर टू 16 इयर्स के बीच में। तो 8 मेंबर्स कौन कौन हो गए, शिवरमन, उनकी वाइफ, उनके 4 बच्चे, उनकी एक अनमैरिड सिस्टर और उनकी एक मदर जो कि बीमार है। अब आगे 3 ऑफ देम आर गर्ल्स। तो अब इनके जो 4 बच्चे हैं उनमें से 3 बच्चे जो हैं इनके वो गर्ल्स हैं, और जो सबसे छोटा है वो है उनका एक बेटा, यानी कि इनका जो बेटा है। ओके, तो इनका बेटा 1 साल का और उनकी जो एल्डेस्ट डॉटर है वो 16 इयर्स की होगी, जैसा कि यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, अ, उनके यहाँ क्या चलता है कि बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज अ लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड। तो उनकी बेटियां स्कूल नहीं जाती हैं क्योंकि यहाँ पर ये है कि बुक्स खरीदने जैसी चीज़ें और लड़कियों का स्कूल जाना वहाँ पर एक लग्जरी माना जाता है जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनकी जो डॉटर्स हैं उनकी शादी हो जाएगी, तो अगर वो उनमें अभी इन्वेस्ट भी करें, उनको पढ़ाएं, उनको एजुकेशन दे, तो उससे शिवरमन को कोई फायदा नहीं होगा। इस तरीके की थिंकिंग वहां पर है। ठीक है, तो इसीलिए उनकी बेटियां स्कूल नहीं जाती, उनको लगता है ये सारी चीजें लग्जरी हैं, और उनका कुछ थॉट प्रोसेस भी कुछ ऐसा है कि इससे उनको तो कुछ नहीं मिलने वाला, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो शादी करके चली जाएंगी। ठीक है, आगे उनके सिस्टर के बारे में बात करी गई है। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। तो उनकी जो बड़ी बेटी है जो 16 ईयर्स की होगी, और उनकी जो सिस्टर है वो दोनों घर का काम वगैरह देखती हैं। तो यहाँ पर क्या मेंशन है कि शिवरमन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स ऑफ एज। यानी कि उन्होंने ये प्लान कर रखा है कि जब उनके बेटे की, उनका जो 1 साल का बेटा है उसकी स्कूल जाने की एज होगी तो वो उसको श्योरली स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे, जबकि वो अपनी डॉटर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचते, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी शादी होगी तो वो चली जाएंगी, लेकिन उनका सन तो उनके पास रहेगा, तो उसकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए शिवरमन विलिंग है। अब आगे उनकी वाइफ एंड सिस्टर के ही बारे में बता रखा है कि हिज अनमैरिड सिस्टर डजंट गेट अलोंग विद हिज वाइफ, और शशिकला फाइंड्स हर अ बर्डन बट शिवरमन कैन नॉट फाइंड अ सूटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी। तो शशिकला जो शिवरमन की सिस्टर है उनको एक बर्डन की तरह देखती हैं, लेकिन शिवरमन पैसों की कमी के कारण उसके लिए कोई दूल्हा नहीं ढूंढ पा रहा है। तो मतलब इनकी एक तरीके से पूरी फैमिली कंडीशन को समझाने की कोशिश की गई है कि वहाँ के लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, वो किन चीज़ों में इन्वेस्ट करने को सही मानते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे अपने डॉटर्स की एजुकेशन में, लेकिन उनको वो लग्जरी लगती है। शिवरमन की वाइफ उनकी सिस्टर को एज अ बर्डन ट्रीट करती हैं। तो ये सारी उनकी पूरी फैमिली के सिनेरियो को समझाते हुए पूरा एक थॉट प्रोसेस वहाँ का आपको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ऑल्दो द फैमिली हैज डिफिकल्टी इन अरेंजिंग 2 मील्स अ डे, शिवरमन मैनेजेस टू बाय मिल्क वंस इन अ व्हाइल बट ओनली फॉर हिज सन। तो उनके लिए उनका अपने लिए खाना पीना अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल से हो पाता है, लेकिन उस बीच में भी शिवरमन अपने बेटे के लिए एक टाइम का दूध जरूर अरेंज करते हैं, और वो भी सिर्फ अपने बेटे के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भी शो किया जा रहा है। ठीक है, कि वो अपने बेटे को ज्यादा फेवर करते हैं क्योंकि वो एक उनका सन है, लेकिन वही चीजें वो अपने डॉटर्स के लिए अगर करनी पड़े तो उसको वो लग्जरी मानते हैं और कहते हैं कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक शिवरमन की स्टोरी के थ्रू, उनकी फैमिली स्टोरी के थ्रू पूरा थॉट प्रोसेस, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कहाँ पे नहीं करना चाह रहे, किस तरीके की नैरो माइंडेडनेस है, ये सारी चीज़ें आपको स्टोरी में शो की गई हैं। अब हम बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक के बारे में, विच इज़ इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। अभी हम लोगों ने पीछे वाले जो एग्जाम्पल पढ़ा शिवरमन का, उसमें हमने देखा कि उनकी वाइफ को कम पे किया जा रहा था फॉर द सेम वर्क
जिसके लिए शिवरमन को 160 रुपीज पे किए जा रहे थे। तो एक उस तरीके की डिस्पैरिटी को हमने समझा। अब हम इंटर स्टेट डिस्पैरिटी के बारे में बात करेंगे। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बीच में पावर्टी लेवल में किस तरीके के डिफरेंसेस हैं। यानी कि कोई स्टेट ऐसा होगा जहाँ पर पावर्टी लेवल काफ़ी हाई है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ओवर द टाइम प्रोग्रेस हुई है और पावर्टी लेवल कम हुआ है। तो वही हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि पावर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन। तो इंडिया में जो पावर्टी है, हमने पहले ही पढ़ा था बिगनिंग में कि मल्टी डायमेंशनल है, इसके काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं और वो सारे उनमें से कुछ डायमेंशंस हम अभी तक पढ़ते आए हैं। अब उन्हीं में से एक डायमेंशन को हम और पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो डायमेंशन क्या है, दैट द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। यानी कि हर स्टेट में जो पुअर लोग हैं उनका परसेंटेज, उनका प्रपोर्शन सेम नहीं है। एज आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, वही है इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। ओके, तो ये इन्होंने आपको बता दिया कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटी से व्हाट डू दे मीन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हम बोल पा रहे हैं कि इंटरस्टेट डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है या फिर प्रपोर्शन ऑफ पुअर सारे स्टेट्स में सेम नहीं है। उसके लिए हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखेंगे। देखिए, यहाँ पे भी मैंने आपके लिए इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया है, मैंने इनको पॉइंटर्स में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप इजीली समझ पाए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है हेड काउंट रेशियो के बारे में। तो हेड काउंट रेशियो जो है वो 21.9% रहा है। किन स्टेट्स में? एमपी, असम, यूपी, बिहार, उड़ीसा, इन सारे स्टेट्स में ये 21.9% रहा है। और पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि ये इंडिया में जो पावर्टी लेवल है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहा है। यानी कि इंडिया में जो पावर्टी लेवल का परसेंटेज है वो इससे कम है, लेकिन इन स्टेट्स में जो हेड काउंट रेशियो है वो इससे ज़्यादा है, विच इज़ 21.9%। ओके, सेकेंड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि जो बिहार एंड उड़ीसा है ये दो पुअरेस्ट स्टेट्स हैं। यानी कि पुअरेस्ट स्टेट्स के लिस्ट में ये दोनों टॉप पर हैं, बिहार एंड उड़ीसा, जहाँ पर पावर्टी रेशियो कुछ 33.7% एंड 32.6% रहा है। अब थर्ड पॉइंट में यहाँ पर क्या बताया गया है कि रूरल पावर्टी के साथ साथ, ठीक है, यानी कि जिस तरीके की पावर्टी रूरल एरियाज में है उसके साथ साथ यहाँ पर अर्बन एरियाज में भी काफ़ी ज़्यादा हाई पावर्टी है। किन स्टेट्स में? उड़ीसा, एमपी, बिहार, यूपी, इन सारे स्टेट्स में रूरल पावर्टी तो है ही है, साथ में अर्बन पावर्टी भी है। अब यहाँ पर फिर से कुछ स्टेट्स लिए गए हैं जैसे कि केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पावर्टी में डिक्लाइन आया है। जैसे हम लोगों ने ऊपर जितने भी स्टेट्स पढ़े उनमें पावर्टी इंक्रीज हुई है या काफ़ी ज़्यादा हाई रही है, लेकिन ये वो स्टेट्स हैं जिनमें पावर्टी में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा की। तो आपको ये पता ही होगा कि जो पंजाब एंड हरियाणा है ये वो दो स्टेट्स रहे हैं जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, राइट। तो इसी वजह से इन दोनों स्टेट्स में क्या हुआ कि जो पावर्टी थी उसमें डिक्लाइन आया, जो लोग पुअर थे उनमें डिक्लाइन आया है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर गिवन है। पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पावर्टी। यहाँ पर रिडक्शन हुआ है विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स। नेक्स्ट है केरला। केरला के बारे में क्या बताया गया कि केरला में भी पावर्टी में डिक्लाइन आया है। अब जैसे पंजाब एंड हरियाणा में पावर्टी में डिक्लाइन एग्रीकल्चरल ग्रोथ की वजह से था, वैसे ही केरला में जो पावर्टी में डिक्लाइन है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से है। एंड चैप्टर 2 में हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से एरियाज में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी पावर्टी में रिडक्शन आया है। यहाँ पर पावर्टी में रिडक्शन का रीजन क्या रहा है? लैंड रिफॉर्म मेजर्स। ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु जैसे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी पावर्टी में रिडक्शन ही हुआ है। और यहाँ पर पावर्टी में रिडक्शन किस वजह से हुआ है? फूड ग्रेन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, तो हम लोगों ने इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज में पढ़ा कि पावर्टी लेवल सारे स्टेट्स में सेम नहीं है, और फिर हमने इसी चीज़ को कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू समझा।
ठीक है, कि कुछ स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा हाई था, इवन ऑल इंडिया पावर्टी लेवल से भी कुछ स्टेट्स में ज़्यादा हेड काउंट रेशियो का परसेंटेज आ रहा था। देन बिहार उड़ीसा के बारे में पढ़ा, और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर पावर्टी में डिक्लाइन आया है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें समझी। अब हम चलते हैं ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो के बारे में पढ़ने। तो इंटर स्टेट पढ़ लिया, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में किस तरीके की पावर्टी का लेवल चल रहा है वो पढ़ा हमने। अब हम ग्लोबल लेवल पर पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पिछले ही 2-3 टॉपिक्स पहले ही हम लोगों ने बात करी थी कि इंडिया में जो पावर्टी लाइन है उसको सेट कौन करता है, एनएसएसओ। उसके लिए वो कुछ सर्विस कंडक्ट करवाता है, सैंपल सर्विस। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पर पावर्टी लाइन के हमने बारे में बात करी थी, तो मैंने बताया था आपको कि वो कौन सेट करता है, वर्ल्ड बैंक, राइट। वर्ल्ड बैंक इसे सेट करता है, और वो पावर्टी लाइन जो वर्ल्ड बैंक ने सेट करी थी वो क्या है, $1.90 पर डे। अगेन इसका मतलब सेम वैसे ही है जैसे इंडिया के केस में था, कि जिसकी भी इनकम $1.90 है पर डे, वो अबव पावर्टी लाइन है। लेकिन जिनकी भी इतनी इस लेवल से कम जाएगी, वो लोग हो जाएंगे बिलो पावर्टी लाइन। तो ये जो वर्ल्ड बैंक ने सेट करा है ये वर्ल्ड लेवल पर है, ठीक है, और कंट्रीज का अपना अपना अलग होता है। तो इसके बेसिस पर अब हम समझेंगे। तो अगर हम इसको बेंचमार्क लेते हुए चले, जो वर्ल्ड बैंक ने पावर्टी लाइन जिस बेसिस पे सेट कर रखी है $1.90, तो उसको कंटिन्यू करते हुए अगर हम समझें, तो इसके अकॉर्डिंग जो पावर्टी है उसमें डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन आया है कैसे, हैज फॉलन फ्रॉम 36% इन 1990। अब हम 1.90 के बेसिस पर समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर लेते हुए समझ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रहा है कि 36% हुआ करती थी 1990 में, 2015 तक आते आते ये 10% हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही चीज समझा रखी है। नेक्स्ट बताया गया है कि ओवर द टाइम ग्लोबल पावर्टी में, पावर्टी एट द ग्लोबल लेवल, उसमें सब्सटैंशियल रिडक्शन आया है, लेकिन अभी भी कुछ रीजनल डिफरेंसेस रहते हैं। सेम वे जैसे हमने पहले पढ़ा कि इंडिया में पावर्टी में डिक्लाइन आया है, लेकिन कुछ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज हैं, ठीक है। सेम वे में भी ग्लोबल लेवल पर पावर्टी में फॉल हुआ है, लेकिन कुछ रीजनल डिफरेंसेस है। रीजनल डिफरेंसेस का मतलब कि कुछ कंट्रीज में ज्यादा हुआ है, कुछ में कम हुआ है, कुछ रीजन्स में कलेक्टिवली ज्यादा हुआ है, कुछ में कम हुआ है। अब वही पॉइंट्स हम आगे समझेंगे। चलिए, तो इस रीजनल डिफरेंस को समझने के लिए अब हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का एक एक कर कर समझेंगे कि वहां पर क्या पावर्टी लेवल में हुआ है, चेंजेस क्या आए हैं, डिक्लाइन हुआ है या इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना में पावर्टी क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है, एज आई हैव मार्क्ड फॉर यू, मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है आपके लिए। चाइना में पावर्टी डिक्लाइन हुई है, ठीक है। अब चाइना में पावर्टी डिक्लाइन हुई, क्यों डिक्लाइन हुई है, तो यहाँ पर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से पावर्टी में डिक्लाइन आया है, ठीक है। अब अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें, तो नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 88.3% से अब 14.7% पे पहुंच गए थे इन 2008 एंड 0.6% इन 2019, ठीक है। तो चाइना में डिक्लाइन आया है, हमने बात करी। क्यों आया है ये समझ लिया, कितना डिक्लाइन आया है वो हमने फिगर्स समझ ली, ठीक है। तो चाइना का क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो इन सारी कंट्रीज को, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सारी कंट्रीज को कलेक्टिवली हम साउथ एशिया के नाम से जानते हैं। तो अगर हम साउथ एशिया के बारे में बात करें, तो यहाँ पर भी पावर्टी लेवल में डिक्लाइन ही आया है, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है। आगे अब कितना डिक्लाइन हुआ है, 34% हुआ करता था 2005 में, और अब फॉल होकर 15.2% पर पहुंच गया 2014 में। तो हम समझ सकते हैं कि किस लेवल पर डिक्लाइन हुआ है। अब अगर हम नंबर्स में बात करें, तो हम कह सकते हैं कि वो तो हमने परसेंटेज में समझा, अगर हम नंबर्स के थ्रू समझे, तो हम कह सकते हैं कि 10.4 मिलियन लोग जो थे वो पुअर थे 2005 में, लेकिन 2013 में ये नंबर 274.5 मिलियन पहुंच गया, यानी कि काफी ज्यादा अच्छा फॉल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन मेंशन थी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पावर्टी लाइन डेफिनेशन,
poverty in India is also shown higher than the national estimates. यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया था इंडिया ने जो अपनी पावर्टी लाइन सेट कर रखी है, जो डिफरेंट कंट्रीज करती है वो अलग अलग है। वर्ल्ड लेवल पर जो पावर्टी लाइन सेट करी वो वर्ल्ड बैंक ने करी। तो इंडिया ने जो पावर्टी लाइन सेट करी है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो पावर्टी लेवल आता है वो कम है कंपेयर टू जो ग्लोबल लेवल पर जो पावर्टी लाइन सेट की गई उससे जो पावर्टी लेवल निकल कर आता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि इंडिया के अकॉर्डिंग जो बेस लिया गया उसके अकॉर्डिंग कम आ रही है, लेकिन अगर हम वही ग्लोबल लेवल पर जो हम लोगों ने बेस लिया उसका यूज कर कर देखें तो इंडिया में पावर्टी ज्यादा शो होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना के बारे में, बात कर ली, साउथ एशिया के बारे में बात करें, सब सहारन अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। सब सहारन अफ्रीका में भी डिक्लाइन आया है। ओके, जहां जहां डिक्लाइन है मैंने आपके लिए उसको ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है ताकि इजी रहे। तो डिक्लाइन आया, कितना डिक्लाइन आया है, 2005 में 15% से 2018 में 40.2% पर पहुंचा है। ठीक है, अब एक और जो रीजन के बारे में बात की गई है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में भी अगेन डिक्लाइन आया है, कितना डिक्लाइन आया है, 10% इन 2005 था, उससे 2018 में 2018 में ये 4% पर पहुंच गया है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो को समझा जिसमें हमने वर्ल्ड बैंक वाला जो वर्ल्ड बैंक का बेसिस है पावर्टी लाइन के लिए उसको लिया, और हमने कहा कि फॉल आया है लेकिन कुछ रीजनल डिफरेंसेस है। अब उन रीजनल डिफरेंसेस को हमने समझा चाइना के थ्रू, साउथ एशिया के थ्रू, लैटिन अमेरिका के थ्रू, सब सहारन अफ्रीका के थ्रू। ओके, तो इस टॉपिक में इतना ही है। यहाँ पर एक चीज बता रखी है आपको, दिस इज इम्पोर्टेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, तो यूएन के, यूनाइटेड नेशन के कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, उनमें से एक गोल क्या है कि हमें पावर्टी को एंड करना है, पावर्टी को खत्म करना है। तो उसी चीज के बारे में यहाँ बता रखा है, द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रपोजेज एंडिंग पावर्टी ऑफ ऑल टाइप्स बाय 2030। तो एम है कि 2030 तक पावर्टी को हमें खत्म करना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं इनका भी टारगेट ईयर 2030 ही है। उनमें से एक गोल पावर्टी है जिसके लिए ईयर 2030 को ही टारगेट बनाया गया है पावर्टी को खत्म करने के लिए। ओके, यहाँ पर ये जो आपको टेबल्स दे रखे हैं ना, ये वही सारी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या बता रखा है, डिफरेंट कंट्रीज हैं और वहां का जो हेड काउंट रेशियो है उसके बारे में बता रखा है आपको। ओके, यहाँ पे ये जो आपको ग्राफ दिखा रखा है इसमें क्या बता रखा है, जो अभी अभी हम लोग पढ़ कर आए कि 2005 में जो लोग $1.90 अर्न कर पा रहे थे उनके बारे में, फिर किस तरीके से इसमें डिक्लाइन हुआ है, वही सारी चीजें आपको डिफरेंट रीजन्स के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, तो मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट था वो उसी टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है।